नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का हुआ जबलपुर आगमन। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा, जन आशीर्वाद यात्रा को प्रदेश की जनता का मिल रहा समर्थन। बारिश के चलते बरगी बांध का जल स्तर बढ़ा, फिर खुले बांध के गेट। नर्मदा के निचले इलाकों और घाटों पर अलर्ट जारी। लंबित मांगों को लेकर कला निकेतन और पॉलिटेक्निक के तकनीकी शिक्षकों ने की हड़ताल। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बताया है। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान प्रदेश की जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को प्रदेश की जनता हमेशा जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का मौका दे और कांग्रेस हमेशा आक्रोश यात्रा निकालती रहे। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी आड़े हाथों लिया। गठबंधन के अधिकांश दल जो हैं वो ऐसे हैं जिनका एमपी में एक भी वोट नहीं है। हुंकार भरें या दौड़ लगाएं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये जितने गठबंधन के नेता हैं, ये पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे। इनका विरोध में खड़ा होना कोई आश्चर्यजनक नहीं। एक तरफ आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमको आशीर्वाद लेने का अधिकार हमेशा प्रदान करता रहे और उनको जन आक्रोश यात्रा करने के लिए आशीर्वाद देता है। जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। हम 5 साल जन सेवा, जन कल्याण और विकास के काम करते हैं। चुनाव के समय जनता से आशीर्वाद लेने के लिए निकलते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जो स्नेह जनता की ओर से प्रदर्शित हो रहा है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि के अवसर पर मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में स्नान के बाद पितरों के निमित्त पूजन कर पितरों की आत्मा शांति की ईश्वर से प्रार्थना की। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि के अवसर पर मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पितरों को प्रसन्न करने और पितृ दोष से मुक्ति के लिए यह तिथि उत्तम मानी जाती है। ऐसे में श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान के बाद पूजन करके ईश्वर से पितरों की आत्म शांति की प्रार्थना की। हालांकि बारिश की वजह से नर्मदा तट पर नर्मदा का जलस्तर बढ़ा हुआ था। ऐसे में प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सतर्कता बरतने की चेतावनी भी दी। गोल्याई अमावस्या आज है, जिससे श्रद्धालु मां नर्मदा के तट पर पहुंच रहे हैं स्नान, ध्यान, दान, पूजन करने के लिए। और आज का दिन का बहुत बड़ा महत्व है और लगातार बारिश होने के कारण जल स्तर मां नर्मदा जी का बढ़ रहा लगा। आज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है। इसको श्राद्ध के रूप में भी जाना जाता है। लोग अपने कुशा के द्वारा अपने पितरों के निमित्त नर्मदा जी में कुशा से तर्पण करते हैं और कुछ लोग श्राद्ध पिंडदान भी करते हुए मां नर्मदा तटों पर स्नान पूजन कर रहे हैं। आज प्रातः काल से ही बहुत बड़ी संख्या में मां नर्मदा के तटों पर श्रद्धालु स्नान पूजन करते हुए अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध पूजन तर्पण कर रहे हैं। हिंदू धर्म में भादो अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों की आत्म शांति के लिए तर्पण और ब्राह्मण भोज भी कराया जाता है। कला निकेतन और पॉलिटेक्निक के तकनीकी शिक्षक अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर हड़ताल पर हैं। तकनीकी शिक्षकों का कहना है कि उन्हें स्वशासी संवर्ग से निकालकर शासकीय संवर्ग में शामिल किया जाए, साथ ही 2004 भर्ती नियमों को विलुप्त किया जाए। कला निकेतन और पॉलिटेक्निक के तकनीकी शिक्षकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इनका कहना है कि एक ही संस्था में 2 तरह के कर्मचारी कार्यरत हैं, एक स्वशासी संवर्ग के तहत तो दूसरे शासकीय संवर्ग के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों को मिलने वाली शासकीय सुविधाओं में अंतर है। लिहाजा इन्हें भी स्वशासी संवर्ग से निकालकर शासकीय संवर्ग में शामिल किया जाए। हम लोग की जो भी मांगे हैं वो हम सबकी 2004 भर्ती नियम को विलुप्त करने की हैं, क्योंकि हम लोग लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकगण हैं और हमसे सारे शासकीय कार्य करवाए जा रहे हैं, तो हमको वो सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। एक ही संस्था में होकर हमारे साथ पक्षपात किया जाता है। जहाँ शासकीय संवर्ग को सारी सुविधाएं मिलती हैं, वहाँ हमको उसकी आधी से भी कम सुविधाएं हैं। इसलिए हम सब चाहते, पिछले 2 वर्षों से हमारा संघ लगा हुआ है कि ये 2004 भर्ती नियम ख़त्म किए जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और
हमारी तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हमारे इस फेवर में हैं और हमारी फाइल सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग में लंबित पड़ी हुई है पिछले 1 महीने से, और शासन अवगत है कि इससे कोई भी उस पर वित्तीय भार नहीं आ रहा है। तो अब हम विवश हो जाएंगे अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, तो हम लोग सब अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी सोच सकते हैं। स्वशासी संवर्ग खत्म करके शासकीय संवर्ग में संविलीन किया जाए, इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं तकनीकी शिक्षा महोदया द्वारा कई बार निर्देश दिए गए हैं, किंतु विगत 1 माह से हम लोगों के संविलियन की फाइल वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग में लंबित है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर हम लोग की मांगें पूरी नहीं की गई तो 1 हफ्ते बाद से हम समस्त व्याख्याता प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। तकनीकी शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो काम बंद हड़ताल की जाएगी। रामपुर मांडवा बस्ती में बिजली के स्मार्ट मीटरों को लगाए जाने को लेकर बवाल मच गया। क्षेत्रीय लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बिजली विभाग का विरोध किया, साथ ही पुलिस में लिखित शिकायत दी है कि बिना सूचना दिए मीटर बदले जा रहे हैं। स्मार्ट मीटरों में कई खामियां हैं। बिजली विभाग की टीम साउथ डिवीजन के रामपुर मांडवा बस्ती में स्मार्ट मीटर लगाने जैसे ही पहुंची, कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने मीटर लगाने का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मामले ने तूल पकड़ लिया और सूचना पाकर गोरखपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिना किसी जानकारी के उपभोक्ताओं के मीटर बदले जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को विश्वास में लेकर मीटर बदले जाना चाहिए। अभी तक के मीटर आप पैसे लेके लगाते थे, अब आप फ्री में कैसे लगा रहे हो मीटर? अभी तक तो जब तक आदमी पैसा जमा नहीं करता था उसको मीटर नहीं मिलता था। अब आप उससे दूनी कीमत का मीटर फोकट में लगा रहे हो, क्योंकि उसी से लूटना है। ये एमडी सीएमडी के बंगले में लगा, डीई के बंगले में लगा, जेईई के बंगलों में लगा, उनके घरों में लगा, उनके में तो पुराने मीटर लगा है, वहाँ से शुरू करवाओ ना। ये देखिए स्मार्ट मीटर की स्मार्टनेस, सप्लाई बंद है उसके बाद भी इस मीटर के जितने फीचर्स हैं, और आगे देख लीजिए मीटर बंद है। उस स्मार्ट मीटर का लाइसेंस बिजली विभाग के पास नहीं है। उस स्मार्ट मीटर में जितने डिफेक्ट हैं वो सार्वजनिक तौर पर निकल के आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें स्मार्ट मीटर से जुड़ी हुई हैं, मगर बिजली विभाग ने जो इस स्मार्ट मीटर को लेने के पीछे जो कमीशन खोरी करी है, जो भ्रष्टाचार करा है, उसकी वसूली आम जनता से कर रही है। आज मांडवा में चोरी छुपे बिजली विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा था। आम जनता से जब पूछा गया कि आपसे इसकी आज्ञा ली गई, आपको बताया गया, तो आम जनता का कहना था हमसे पूछा भी नहीं गया, और जब हमने भी पूछा तो हमको आतंकित किया गया, हमको धमकी दी गई कि ये बिजली विभाग का काम है, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। मांडवा बस्ती में देर तक हंगामा मचा रहा। उपभोक्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद बिजली विभाग की टीम को वापस लौटना पड़ा। राज्य के 5 लाख पेंशनरों की 3 सूत्रीय मांगों को विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करने की मांग पेंशनर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से की है। अपनी मांगों को लेकर पेंशनर्स ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले भी प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के 5 लाख पेंशनरों को केंद्र के समान निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, महंगाई राहत दिए जाने और छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को विलोपित कराने जैसी मांग को लेकर पेंशनर एसोसिएशन फिर आंदोलन की राह पर है। शुक्रवार को पेंशनरों ने संभागायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और संभागायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार से 30 सितंबर के पहले इन मांगों को पूरा करने और पेंशनरों को राहत देने की मांग की है। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन संघर्ष समिति के तत्वाधान में मध्य प्रदेश सरकार को हम सब लोगों ने एक अंतिम चेतावनी के तौर पे 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। हमने निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम निरंतर 5 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं, बहुत लंबा पीरियड हो गया, आपको फुर्सत नहीं मिली हमसे मिलने की, बात करने की। चुनाव का समय है, हमारी इन मांगों पे यदि सरकार ने और आपने मिलके कोई 30 सितंबर तक कोई निर्णय न लिया तो निश्चित रूप से हमें कोई एक सख्त निर्णय मध्य प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स को मतदान करने के लिए लेना पड़ेगा और उसका परिणाम भुगतने के लिए मध्य प्रदेश के राजनीतिक नेता तैयार हैं।
पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि बीते 5 वर्षों से वह इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है, जिससे पेंशनरों में नाराजगी है। बंगाल की खाड़ी से उठे मानसूनी सिस्टम की वजह से प्रदेश में बारिश का क्रम जारी है। लगातार बारिश के चलते बरगी डैम का जल स्तर 422.85 मीटर तक पहुंच गया है। बांध के जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए बरगी बांध प्रबंधन ने शुक्रवार को बांध के गेटों को खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी है। बांध प्रबंधन द्वारा बांध के 13 गेटों को 1.65 मीटर की औसत ऊंचाई तक खोलकर 3,288 क्यूबिक पानी छोड़ा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठे मानसूनी सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश तरबतर हो गया है। बीते 24 घंटे से हो रही बारिश के कारण नर्मदा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। बारिश के कारण बरगी बांध का जलस्तर भी 422.85 मीटर दर्ज किया गया। ऐसे में बरगी बांध प्रशासन ने शुक्रवार को एक बार फिर बांध के 13 जलद्वारों को 1.65 मीटर की ऊंचाई तक खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी है। इससे नर्मदा तट के घाटों पर 5 से 7 फुट पानी पहुंचेगा और निचले व तटीय इलाकों में नर्मदा जल में वृद्धि होगी। वर्तमान में 2-3 दिनों से जो वर्षा हो रही है, उसके कारण बरगी डैम का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बरगी डैम का जल स्तर 422.80 हो चुका है। पिछले वर्ष यही जल स्तर 421.50 के आसपास था। वर्तमान में तो जल स्तर की बढ़ोतरी को देखते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा 7 गेट खोले गए हैं और इसी प्रकार अगर वर्षा होती रही तो और गेट खोले जाने की संभावना है। कितने मीटर खोला गया है? बरगी डैम का जो गेट है वर्तमान में 1 मीटर तक खोले गए हैं। बरगी बांध प्रशासन द्वारा बांध के जलद्वारों से 3,288 घन मीटर पानी की निकासी प्रति सेकंड की जा रही है। वहीं पावर हाउस से 192 घन मीटर पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। पानी की स्थिति को देखते हुए गेटों की संख्या और ऊंचाई में घटबढ़ की जा सकती है। जबलपुर पुलिस ने एक बार फिर जिले से गुम हुए मोबाइल रिकवर कर उन्हें वास्तविक मालिकों तक पहुंचाए हैं। जिले की साइबर सेल की टीम ने 23 लाख रुपए कीमत के गुमे हुए मोबाइल बरामद किए। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने पुलिस कंट्रोल रूम में ऑपरेशन हर्ष के तहत 171 मोबाइल धारकों को उनके गुमे हुए मोबाइल वापस किए। जबलपुर पुलिस की साइबर सेल की टीम ने एक बार फिर बड़ी संख्या में गुमे हुए मोबाइलों को रिकवर करने में सफलता हासिल की। शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में मोबाइल धारकों को बुलाया गया और ऑपरेशन हर्ष के तहत मोबाइल धारकों को एसपी के विद्यार्थी और एडिशनल एसपी क्राइम समर वर्मा की उपस्थिति में मोबाइल वापस किए गए। एसपी के विद्यार्थी ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 171 लोगों के गुमे मोबाइल ढूंढकर उन्हें वापस लौटाए गए हैं, जिनकी कीमत 23 लाख रुपए है। हम लोग अभियान हर्ष के तहत 171 लोगों को लगभग 23 लाख रुपए से ज़्यादा के मूल्य के मोबाइल फ़ोन आज लौटा रहे हैं और लगातार हम यह आश्वस्त सभी को करते रहें कि जब भी फ़ोन आपका कभी खो जाता है, गिर जाता है, तो आप बिल्कुल चिंतित नहीं हो। आप आएँ, हमारे थानों में रिपोर्ट करें, हमारी साइबर सेल में रिपोर्ट करें, हम उसको लोकेट करके आपको बिल्कुल लौटाएंगे और आपके चेहरे पर खुशी लाएंगे। पुलिस अधिकारियों ने शहरवासियों से इस दौरान अपील करते हुए कहा कि वह अपने गुमे हुए मोबाइलों की शिकायत साइबर सेल या फिर संबंधित थाने में दर्ज कराएं, जिससे उनके मोबाइलों की रिकवरी का कार्य और प्रयास किया जा सके। रांची थाना पुलिस ने सूदखोरी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री की रिटायर्ड कर्मी की शिकायत पर पुलिस ने 2 सूदखोरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी। रांची थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि फैक्ट्री से रिटायर्ड हुए एक महिला कर्मचारी चौथी बाई ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने रिटायरमेंट की पार्टी के लिए संदीप दाहिया नामक एक व्यक्ति से ब्याज पर 1 लाख रुपए उधार लिया था और 6 माह तक नियमित ब्याज देने के बाद 1 लाख रुपए वापस कर दिए थे। लेकिन उसके बावजूद संदीप दाहिया और बबलू दाहिया 3 लाख रुपए की मांग कर उन्हें प्रताड़ित और परेशान कर रहा है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने संदीप और बबलू दाहिया के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया था। मामले में संदीप दाहिया की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी थी, लेकिन नई बस्ती निवासी संजय उर्फ बबलू दाहिया प्रकरण में फरार था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। जून माह में पंजीबद्ध अपराध में आरोपी संजय को कल अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मामला ये था कि ये किसी व्यक्ति को पैसे दिया हुआ था और उससे अतिरिक्त ब्याज चाह रहा था। इस वजह से ये मामला पंजीबद्ध हुआ था और उसको अरेस्ट करके
माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। लगभग इसमें जानकारी में ये आया है कि 2.5 से 3 लाख के बीच में कुछ मैटर है और वो अभी मामला चल रहा है। बरगी के ग्राम भिटकी के पूर्व सरपंच के विरुद्ध ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच पर ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा कर ईंट भट्टे का संचालन करने और ग्रामीणों को परेशान करने का आरोप लगाया है। बरगी के ग्राम भिटकी के ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच दालचंद परस्ते पर ग्रामीणों की जमीन हथियाने और जमीन पर अवैध ईंट भट्टों का संचालन करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व सरपंच लगातार ग्रामीणों को परेशान कर रहा है। ऐसे में आम जन भयभीत है। पूर्व सरपंच पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामवासी एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाली दुबे को शिकायत पत्र सौंपा। दालचंद परस्ते पहले सरपंच रह चुका है। ये क्या करता है, 50 एकड़ ज़मीन में कम से कम 60 से एकड़ ज़मीन पर ये कब्जा किया हुआ ईंट भट्टे का काम कर रहा है। और क्या करता है, जो इसने रोड बनाया उस रोड को जीसीबी से खुदवाता है और गुंडागिर्दी करता है और हवा फायरिंग करता है। कहाँ से आए आप? डभुला ग्राम पंचायत बरगी। ये पूर्व ग्राम सरपंच जो हैं उनके संबंध में कोई शिकायत लेकर आए हैं। चूँकि अभी आपके सामने ही मैंने ये शिकायत ली है, मैं इसको दिखवाती हूँ और जो भी कार्रवाई होगा उस पर उचित कार्रवाई करवाएंगे। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को शिकायत की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गोरखपुर स्थित पंचायती अखाड़े के तत्वावधान में पोला पर्व के अवसर पर दंगल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में शहर के अलग अलग अखाड़ों के पहलवानों ने हिस्सा लिया और कुश्ती कला का शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय कुश्ती कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोरखपुर पंचायती अखाड़ा के तत्वावधान में पोला पर्व के अवसर पर 2 दिवसीय इनामी दंगल प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। इस प्रतियोगिता में शहर के अलग अलग अखाड़ों के पहलवानों ने हिस्सा लेकर कुश्ती कला का शानदार प्रदर्शन किया। ये पोला के पर्व पर शानदार दंगल यहाँ पे आयोजित किया जाता है। पिछले 65 साल से इस अखाड़े के इस दंगल में जबलपुर के नामी पहलवानों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। यहाँ तक के मिलिट्री के बड़े से बड़े पहलवान आकर ये इनामी दंगल में कुश्ती लड़के गए हैं। आज हमारे जबलपुर के बुद्धेगौड़ उस्ताद, रतन उस्ताद, शेर खां उस्ताद, नारायण गुरु उस्ताद, महंगू उस्ताद, जगन्नाथ उस्ताद, खुशहाल उस्ताद, इन सब के पहलवान आके अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और आप देखेंगे कि लोग कहते हैं कि मिट्टी की कला कम हो गई है, ऐसा कहीं से नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा रुझान मिट्टी की कुश्ती के लिए आया है। अगर यही बना रहा तो आने वाले समय पे मिट्टी की कुश्ती आपको एक बार फिर चरम के ऊपर दिखाई देगी। प्रतियोगिता के आयोजकों और दंगल प्रेमियों ने बताया कि पिछले 65 वर्षों से अखाड़े के द्वारा इनामी दंगल आयोजित कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय कुश्ती कला को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता में विजयी होने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण कर सम्मानित भी किया गया। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए पीटीवी न्यूज।